बच्चों, आज की क्लास में हम संविधान के भाग 11 के संबंध में जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 11। भारतीय संविधान भाग 11। इसका शीर्षक है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक आते हैं। तो सवाल यहीं से बनना शुरू हो जाते हैं कि केंद्र राज्य संबंध जो है भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो भाग 11 में। अब अनुच्छेदों के अंतर्गत पूछ देता है तो अनुच्छेद याद रखिएगा आप। अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक। अब जो केंद्र और राज्य संबंध है उनके प्रकारों को हम जानते हैं। तो नंबर 1, विधायी संबंध। नंबर 2, प्रशासनिक संबंध। नंबर 3, वित्तीय संबंध। अब सवाल यही पूछ लेता है कि कितने प्रकार के हैं? तो हमें मालूम हुआ कि 3 प्रकार के। कौन कौन से? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। अब जो विधायी संबंध है उनके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं ये भी जान लीजिए। तो अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक जो है विधायी संबंधों के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत 256 अनुच्छेद से लेकर 263 अनुच्छेद आते हैं। इस तरीके से आप बात करते हैं वित्तीय संबंधों के अंतर्गत अनुच्छेद। तो वित्तीय संबंधों के अंतर्गत जो है 268 से लेकर 293 तक अनुच्छेद आते हैं। अब हम इसके संबंध में भी जानते हैं कि जो विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध हैं ये संविधान के भाग 11 के अंतर्गत आते हैं और जो वित्तीय संबंध है ये संविधान के भाग 12 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को सीखा। अब बात करते हैं जो प्रशासनिक सुधार आयोग। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ यह भी पूछ देता है कि पहला ARC, प्रथम ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है कब गठित हुआ? तो ये 1966 में। अगर तारीख पूछ देता है तो 5 जनवरी 1966 हो जाएगी। अब पूछ देता है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष शुरुआत में मोरारजी भाई देसाई और बाद में इनके बाद हनुमतया अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस तरीके से हमने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्षों के बारे में जाना। अब कभी कभार पूछ देता है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग
कब गठित हुआ? तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग जो है 2005 में, और तारीख अगर पूछ देता है तो 31 अगस्त। तो 31 अगस्त 2005 को द्वितीय प्रशासनिक आयोग गठित हुआ। कभी कभार पूछ देता है कि द्वितीय प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष द्वितीय प्रशासनिक आयोग के थे वीरप्पा मोइली। यहाँ पर हमने जो प्रशासनिक सुधार आयोग थे उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके संबंध में जाना। अब बात करते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग एक पूछ देता है कि सरकारिया आयोग कब गठित हुआ, तो ये 1983 में गठित। और पूछ देता है कि सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सरकारिया आयोग के अध्यक्ष जो थे RS सरकारिया। RS सरकारिया। कभी कभार इनका पूरा नाम भी पूछ देता है, तो R से राजेंद्र सिंह, R से राजेंद्र और S से सिंह। राजेंद्र सिंह सरकारिया जो थे वो सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे, या ये कह लीजिए कि जो राजेंद्र सिंह सरकारिया के नाम से ही जो आयोग है वो गठित हुआ। तो इस तरीके से जो राजेंद्र सिंह सरकारिया कौन थे, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो इन्होंने जो रिपोर्ट जो अपनी है 1988 में रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंपी। वैसे कहा गया था कि 1 साल के अंदर ही जो है आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे, लेकिन नहीं हो सकी। इसके कार्यकाल को 4 बार बढ़ाना पड़ा। इस तरीके से जो रिपोर्ट सरकारी आयोग द्वारा दी गई वो 1988 में दी गई, और जिसमें 247 सिफारिशें थी। कभी कभार पूछ देता है कि सरकारी आयोग के अंतर्गत कितनी सिफारिशों की संस्तुति की गई, तो 247, और उसमें जो है 180 सिफारिशों को सरकार ने मान लिया। तो हमने यहाँ पर ये बात सीखी। तो सबसे पहले प्रश्न यही ज़्यादातर आते हैं, सरकारी आयोग कब गठित हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, उनका पूरा नाम था और वो पूरा नाम क्या था और वो क्या थे। इससे संबंधित जो तथ्य थे उनको हमने जाना। अब हम बात करते हैं जो अनुच्छेद हैं प्रशासनिक और विधायी। तो आज जो है विधायी संबंधों के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 245 के अंतर्गत जो है केंद्र राज्य
की विधायी सीमा। तो इनकी सीमा क्षेत्र का क्या है, ये कहाँ तक जो है विधि बना सकते हैं, तो आइए जानते हैं। जो यहाँ पर जो केंद्र है वो संपूर्ण देश, पूरे भारत के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता। इसी तरीके से जो राज्य है वह संपूर्ण राज्य और उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 45 के अंतर्गत हमने ये बातें जानी। हालांकि कम प्रश्न आते हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी समझ लेना आवश्यक हो जाता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो केंद्र राज्य संबंधों की जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु किसकी विषय वस्तु? केंद्र राज्य संबंधों की। तो विषय वस्तु के अंतर्गत क्या है? विषय वस्तु के अंतर्गत जो है 7वीं अनुसूची जिसके अंतर्गत हमने पढ़ेंगे आगे चल के, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है ना, केंद्रीय विषय या केंद्र सूची के विषय, नेक्स्ट राज्य सूची के विषय, और नेक्स्ट है तीसरा समवर्ती सूची के विषय। तो विषयों के अंतर्गत ये 3 विषय आते हैं, केंद्र सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय, जो ये आते हैं 7वीं अनुसूची के तहत। अब इनको भी जान लेते हैं। विस्तृत चर्चा जब संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत जो 12 अनुसूचियां उनका एक वीडियो बनाकर आप लोगों को सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर फौरी तौर पर समझ लेते हैं। केंद्रीय सूची के अंतर्गत जो विषयों की संख्या थी, केंद्र सूची के अंतर्गत जो विषयों की संख्या थी वो 97 थी और वर्तमान में 100 है। वर्तमान में केंद्रीय सूची में 100 विषय है और पूर्व में 97 विषय थे। इसी तरीके से राज्य सूची के अंतर्गत पूर्व में 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय है। इसी तरीके से समवर्ती सूची के अंतर्गत पूर्व में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय है। जो 66 विषय राज्य सूची के थे वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। कौन कौन से विषय थे वो? शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव संरक्षण,
इस तरीके से ये 5 विषय थे राज्य सूची के, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको समवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया गया। अब समवर्ती सूची के अंतर्गत ये विषय हैं वर्तमान में। इस तरीके से हमने ये बातें जानी। जो यहाँ न्यायालय की बात है, तो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर जो न्यायालय होते हैं उनकी बात है यहाँ पर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 246 का की तो अनुच्छेद 246 का के तहत जो है माल एवं सेवा कर या वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है उसकी बात कही गई है। तो इस पर भी जो संसद है और विधानमंडल दोनों को विधि बनाने की शक्ति है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 247। तो अनुच्छेद 247 के तहत जो बेहतर प्रशासन व्यवस्था के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। तो अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 247 के तहत। बस यही बात जान लेना पर्याप्त है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 248। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जो है वनडे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 248 है वो अवशिष्ट शक्तियों से है। ये पूछ लेता है कि अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत हैं। तो अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं, आइए बनाते हैं। तो ये पूछ देता है कि अवशिष्ट शक्तियों का उपबंध जो है भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं कनाडा के संविधान से ली गई हैं। अब पूछ देता है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र के पास में है, संसद के पास में, केंद्रीय सरकार के पास में। भारत में जो है केंद्रीय सरकार के पास में। अब बात करते हैं कि कभी कभार पूछ देता है कि कौन से ऐसे देश हैं जहां पर अवशिष्ट शक्तियां जो है वो राज्यों को प्राप्त हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, और अमेरिका, यूएसए ऐसे देश हैं यहाँ पर जो है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त हैं। तो इस तरीके से हमने अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में जाना। तो अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं?
अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत जो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विषय का उल्लेख नहीं है, तो उस विषय पर जो विधि बनाने की शक्ति है वह संसद को है। इस तरीके से हमने अनुच्छेद 248 के तहत जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन पर चर्चा की है। ये बहुत याद रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 249। तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर संसद को विधि बनाने की शक्ति कब, जब कोई प्रश्न ऐसा हो जिसमें राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न जो छिपा हो, राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर जो संसद है वो अनुच्छेद 249 के तहत विधि बना सकती है। किस पर? राज्य सूची के विषय पर। तो जो राज्यसभा है, संसद का सदन, उच्च सदन, राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित करके राज्य सूची के विषय पर अनुच्छेद 249 के तहत जो विषय राष्ट्रीय महत्व का है उस पर विधि बना सकती है। तो ये विधि जो है कितने समय तक प्रभावी रहेगी? 1 वर्ष तक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 250 की। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के समय जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 250 के अंतर्गत हमने इस बात को जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 251 की। तो अनुच्छेद 251 के अंतर्गत जो संसद है राज्य सूची के ये दोनों 249 और 250 इन पर विधि बना सकती है, लेकिन जो राज्य के विधानमंडल हैं उनकी जो विधि बनाने की शक्ति है उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकती। विधि तो बना सकती है इन परिस्थितियों में, लेकिन उसकी जो विधि बनाने की शक्ति है उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकती। तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्यों की सहमति से जो केंद्र सरकार है वह कानून बना सकती है। तो राज्यों की सहमति से कानून बनाने की शक्ति। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य जो आपस में कानून बनाए, साझा कानून बनाने की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 252 के तहत जो संसद है वो कानून बना सकती है। तो इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता हेतु जो विधि बनाने की शक्ति है वो भी संसद के पास में है। इसी तरीके से अनुच्छेद 254 के अंतर्गत अगर केंद्र और राज्य के द्वारा जो विधि बनाई जाती है उसमें कहीं असंगति होती है, केंद्र
राज्य द्वारा बनाई गई विधि में असंगति। अगर समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर राज्य का विधानमंडल और संसद कानून बनाती है तो उसमें चाहे कितना भी अच्छा कानून हो, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया वो मान्य नहीं होगा। जो संसद द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वही मान्य होगा। इस बात का उल्लेख और शक्ति जो है अनुच्छेद 254 के अंतर्गत नियत है। इसी तरीके से अनुच्छेद 255 के तहत अनुच्छेद 255 के अंतर्गत सिफारिशों और अनुमोदनों को प्रक्रियागत रूप में देखना। तो इस तरीके से हमने जो प्रमुख अनुच्छेद और सभी अनुच्छेद जो आते हैं इसके अंतर्गत उनके बारे में जानकारी प्राप्त की और जो महत्वपूर्ण थे उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।